रहे हैं सुदर्शन न्यूज। रावण की लंका को बचाएंगे श्री राम? जी हां, ये सवाल ऐसे समय में उठ खड़ा हुआ है जब श्रीलंका में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे हालात हैं कि आर्थिक इकोनॉमिक इमरजेंसी, आर्थिक आपातकाल लगाना पड़ गया है। ऐसे हालात बन चुके हैं कि लोग रोजमर्रा की चीजों के लिए तरस रहे हैं और तो और सरकार के लिए इतना आक्रोश है कि सड़कों पर जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सरकार के हर प्रतिनिधि से इस्तीफा मांगा जा रहा है। विपक्ष ने संपूर्ण रूप से इस्तीफा दे दिया है। सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने इस्तीफा दे दिया है। जहां पर राष्ट्रीय आपदा आ गई हो, जहां पर संकट का समय आ गया हो, वहां पर संकट मोचक बनकर क्या भारत रावण की लंका को श्री राम बनकर बचाएगा? आज इसी बड़े सवाल के साथ हम इस विशेष प्रस्तुति में आपके बीच हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और आप देख रहे हैं खास तौर से वो प्रस्तुतिकरण जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि वो श्रीलंका जो कर्ज तले ऐसे डूबा कि निकल नहीं पा रहा, लेकिन कहते हैं ना कि डूबते को एक तिनके की जरूरत होती है और वो तिनका बनने वाला है भारत। कैसे बन रहा है, क्या होगा, इन सब पहलुओं पर एक विशेष अतिथि हमारे साथ जुड़ेंगे जो तमाम पहलुओं को आपके बीच रखेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि श्रीलंका में आखिर ऐसे हालात बने क्यों, और अब जब हालात बन गए हैं ऐसे, तो निकालने में, इस हालात से बाहर निकालने में भारत की क्या भूमिका रहने वाली है, ये तमाम पहलू आपके बीच रखेंगे। स्वागत करते हैं, हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं सुदर्शन न्यूज के रेजिडेंट एडिटर मुकेश कुमार जी। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और क्योंकि पूरा विस्तार से हम आज इस पर एक चर्चा करने वाले हैं, देश दुनिया में श्रीलंका की बात हो रही है, लेकिन उससे पहले जरा शॉर्ट में बता देते हैं अपने दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर श्रीलंका में हुआ क्या है, क्यों हम कह रहे हैं कि वहां पर हालात बिगड़ते गए हैं। 75 सालों में सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है श्रीलंका। दरअसल आजादी के बाद से सबसे खराब दौर है इस वक्त श्रीलंका का, जहां पर 1 अप्रैल को देश में इमरजेंसी लगाने का फैसला तक लेना पड़ गया था। ये इमरजेंसी इकोनॉमिक इमरजेंसी थी, आर्थिक आपातकाल था, जो किसी भी लिहाज से किसी भी देश के लिए ठीक नहीं माना जाता है। इधर जब परिस्थितियां ऐसी बनी तो भारी विरोध हुआ और इस विरोध के 5 दिन के बाद आधी रात को इस इमरजेंसी को हटाया भी गया, लेकिन हालात अब भी सुधरे नहीं हैं। श्रीलंका में, नॉर्वे, इराक और ऑस्ट्रेलिया में विदेशी दूतावास अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा पूर्व वित्त अधिकारी नंदलाल वीरसिंघे 7 अप्रैल को सेंट्रल बैंक गवर्नर का पद संभालेंगे, क्योंकि सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने पहले इस्तीफा दे दिया। इसके बाद स्थिति अभी यह है कि लोग एक साथ कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। रोजमर्रा की चीजें थाली से गायब हो रही है। दूध के लिए 2000 रुपए प्रति लीटर खर्च करना पड़ रहा है। इसी से अंदाजा लगाइए कि क्या हालात है श्रीलंका के। इतना ही नहीं, बिजली का बड़ा संकट गहराया हुआ है। देश के अंदर घंटों अंधेरे में डूबने को मजबूर हैं श्रीलंकन्स। यहाँ के जो वासी हैं, आपको बता दें कि महज 5 घंटे बिजली आ रही है और बाकी समय बिजली नदारद है। इसके अलावा बसों और सार्वजनिक वाहनों के लिए फिलिंग स्टेशन पर डीजल बचा ही नहीं है। जब डीजल नहीं बचा, परिवहन पर ब्रेक लगी और पूरी तरह से इसका प्रभाव व्यापार पर पड़ा है। इतना ही नहीं, श्रीलंका में सार्वजनिक परिवहन की सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई और साथ ही साथ छात्रों की पढ़ाई पर भी आर्थिक संकट गहरा गया है। जो छात्र किसी देश का भविष्य होते हैं, वो भविष्य ही अधर में लटक गया है आर्थिक संकट के चलते। इसके साथ ही साथ परीक्षाओं को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना पड़ा है। देखिए, हमारे यहाँ नए सेशंस भी शुरू होने वाले हैं। दुनिया भर में कहा जाता है कि अप्रैल मई का महीना होता है नए सेशंस का, लेकिन यहाँ तो अनिश्चित काल के लिए जब परीक्षाओं को टाल दिया गया, तो नेक्स्ट सेशन कब, कैसे, क्या होगा, इस पर भी बड़ा सवाल खड़ा होने लगा है। इसके साथ ही साथ कोलंबो, नॉर्थ कोलंबो, साउथ कोलंबो, सेंट्रल नुगेगोडा पुलिस डिवीजन में कर्फ्यू लगाया गया है। यानी आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे इलाके हैं जहां पर परिस्थिति इतनी बिगड़ी
कि पहले धारा 144 लगी, बावजूद इसके लोगों का जो आक्रोश था वो पूरी तरह से फूटता रहा और अब हालात ये हो गए हैं कि ऐसी स्थिति में कोई अगर गड़बड़ी करते हुए पाया गया तो उसे तुरंत गिरफ्तार करने का, यहां तक कि आपको बता दें कि एयर फायरिंग का भी आदेश दे दिया गया है। इन सब पहलुओं को देखते हुए सवाल ये उठता है कि श्रीलंका एक अच्छा खासा विकासशील देश जो विकसित देशों की श्रेणी में जाने की श्रृंखला में अपने आप को आज से 2.5 साल पहले तक जोड़ रहा था, कहां से ब्रेक लग गया? और ये ब्रेक लगाने के लिए क्या खुद श्रीलंका ही इसके लिए जिम्मेदार है? आइए इन तमाम पहलुओं पर हम अब चर्चा शुरू करते हैं। मुकेश जी टीवी स्क्रीन पर आ चुके हैं और मुकेश जी देखिए, जब हम श्रीलंका की बात करते हैं, हमारा एक ऐसा पड़ोसी मुल्क है, भारत से अच्छे संबंध भी रहे, लेकिन इन संबंधों के बीच में जो परिस्थितियां श्रीलंका में आज बनी है, हर जगह सवाल ये पूछा जा रहा है, क्यों? क्या ऐसा हो गया कि यहाँ पर आर्थिक आपातकाल लगाने की भी नौबत आ गई? आपने देखिए, अगर सिंपल अगर कहें, जो बिल्कुल सामान्य भाषा में जो लोगों को समझ में आए, तो आप कहें श्रीलंका बैंक डिफ़ॉल्टर हो गया है। जो कर्ज उसने ली थी वो कर्ज की अदायगी नहीं कर पा रहा है, रीपे नहीं कर पा रहा है, और जिस बैंक से कर्ज लिया था या जिस व्यक्ति से या जिस साहूकार से कर्ज लिया था, वो साहूकार घर के सामने आकर के खड़ा है कि या तो मेरा पैसा दो, नहीं तो जो तुमने मॉर्गेज रखा है वो संपत्ति मैं जब्त करूंगा। और श्रीलंका के पास अपनी संपत्ति जब्त करवाने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। सामान्य भाषा में कहें तो बात यही होगी। अब है कि कर्ज लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी? कर्ज लेने की ज़रूरत इसलिए पड़ी श्रीलंका को क्योंकि कोई भी देश जो है तरक्की के लिए, आर्थिक तरक्की अगर करना है, चूंकि अभी WTO का ज़माना है, सारे दो देश जो है ग्लोबल विलेज है, सभी की इकोनॉमी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो ऐसे में तरक्की करने के लिए आपको क्या है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर अपना बढ़ाना पड़ेगा, आपको नई इकोनॉमिक पॉलिसी होगी, नए तरीके के बिजनेसेस करने होंगे, नई तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा, यूथ को जोड़ना होगा। तो ये सारी प्लानिंग जो श्रीलंका कर रहा था, तो बहुत बड़े लेवल पे उसकी तैयारी थी। और जितनी आप कहें, सामान्य शब्दों में मैं समझाना चाहूँगा कि आप औकात से ज़्यादा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक योजना आपने तैयार कर ली, और वो औकात से ज़्यादा इसलिए क्योंकि जितना पैसा आपके पास था नहीं, आप जितना पैसा लगा सकते थे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने में, जितना उस इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के बाद से रिटर्न आपको आना चाहिए था, उस रिटर्न को अनुमानित करके जो आपने खर्चा किया था, वो खर्चा जो है पूरा करने के लिए आपने लोन लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए आपने लोन लिया, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने तैयार किया उससे जो रिटर्न आना था वो रिटर्न आपको नहीं आया, और आपको जो है ऋण अदायगी करने में अपने पुराने जो बैलेंसेस थे, जो आपने जमा पूंजी थी, वो आपको ऋण चुकाने में, ऋण का जो इंटरेस्ट देने में था, वो इंटरेस्ट देने में आपका पैसा खर्च होता चला गया, और जो आमदनी आपको आनी चाहिए थी वो आमदनी आपको नहीं आई। इसके कारण जो है आर्थिक संकट जो है धीरे 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 बढ़ते बढ़ते आकंठ आप डूब गए। पहली बात तो ये है कि जो तैयारी की गई थी श्रीलंका में, वो तरक्की की तैयारी की गई थी, विकास के लिए तैयारी की गई थी, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। और दांव उल्टा इसलिए भी पड़ा कि मैं कहूँगा कि किस्मत भी थोड़ी बहुत जो है श्रीलंका की खराब थी, श्रीलंका की सरकार की, क्योंकि जो मुख्य तौर पे आप कहें जो GDP का 10% जो है श्रीलंका का, वो पर्यटन से आता है। और कोविड काल, चूंकि 2 साल तक लगातार जो है कोविड से पूरी दुनिया जूझी, लावनी केवल श्रीलंका ही नहीं, लेकिन क्या है, जो भारत भी जूझ रहा है, चाइना भी, अमेरिका भी, कोई भी देश ऐसा विश्व का नहीं है जिसकी GDP जो है नीचे नहीं आई इस कोरोना काल में, जिसका विकास दर जो है वो नीचे नहीं आया। लेकिन श्रीलंका सबसे ज़्यादा इफेक्टिव इसलिए रहा, केवल श्रीलंका नहीं, और भी बहुत सारे छोटे देश है, यूरोपियन कंट्री भी है और एशियन कंट्री भी है, जिनकी इकोनॉमी, खासकर मालदीव की चर्चा अभी कोई नहीं कर रहा है, मालदीव में भी इसी तरीके की चर्चा आज ना कल होगी, वहाँ भी ऐसी स्थिति बनने वाली, क्योंकि वहाँ की भी इकोनॉमी जो है वो पर्यटन पे बेस्ड है, और कोविड काल में पर्यटन पूरी तरीके से ये इंडस्ट्री ध्वस्त हो गया है। और जो पैसा श्रीलंका ने लिया था उसको रीपे करने के लिए जो प्लानिंग थी, वो प्लानिंग थी उसकी कि हम रीपे कर देंगे क्योंकि हमारे पास जो है पर्यटन से पैसा आएगा। पर्यटन के क्षेत्र में बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट किया गया था वहाँ पे, तो वो इन्वेस्टमेंट से जो आपको रिटर्न आना था वो रिटर्न नहीं आया, और आप जो है कर्ज में दबते चले गए और ऋण की अदायगी नहीं करने पाए। और साहूकार जो है वो चाइना है। जब चाइना किसी को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन देता है तो उसकी इंटरेस्ट रेट जो है बाकी लोन से बहुत ही ज़्यादा होता है, और यही वजह है कि श्रीलंका चीन के ट्रैप में आ गया। एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज, क्योंकि आपने चाइना का जिक्र कर दिया है, इसलिए मेरा जो सवाल था उसी से जुड़ा हुआ होने वाला था। कहते भी हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए इन्होंने एक खाका तैयार किया।
खाका कोविड के पहले तैयार हुआ था। अगर आज से 3-3.5 साल पहले की अगर बात की जाए, और अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे प्लीज करेक्ट भी करिएगा, कि जो इनकी पॉलिसीज बन रही थी डेवलपमेंट को लेकर, जैसा कि आपने कहा कि हेवी इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में करना है, उस वक्त भी ये बात उठी थी कि आप जो पॉलिसी बना रहे हैं वो पॉलिसी मेकर्स आपके अंदर के लोग होने चाहिए जो वहां की परिस्थिति को, वहां की स्थिति को समझते हो। लेकिन उस वक्त भी इनका उस वक्त सरकार का विरोध हुआ कि पॉलिसी मेकर्स के तौर पर आप चाइना को इंटरवीन करने दे रहे हैं। बिल्कुल। क्या ये एक बड़ी गलती श्रीलंका से हो गई, क्योंकि कोविड आना है किसी को नहीं पता था। बिल्कुल, देखिए चाइना को जो है, चाइना ने तो पॉलिसी, वो लोन की शर्त ही थी। हाँ। लोन की शर्त ये थी कि ये जो पोर्ट था, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, जो हमनटोटा पोर्ट की बात आप हमनटोटा करें। पोर्ट जी। जो है उसको तैयार करने की पूरा ठेका इनके पास था। और उसमें टेक्नोलॉजी कौन सी होगी, उसमें जो अधिकारी कौन से होंगे, फैसला कौन करेगा, ये लोन की शर्तों के रूप में चाइना ने श्रीलंका के ऊपर में थोप दिया था। तो उनकी पॉलिसी, क्योंकि चीन तो पहले से काफी दूर की पॉलिसी लेके चल रहा था, तो वो तो और चीन को कभी न कहीं लीज पर पहले, ये तो शर्त में पहले था कि वो लीज पर लेगा 99 सालों के लिए। नहीं, 99 साल की लीज पे लेने से पहले उसको लोन भी तो पे करना था। जी। तो वो पे नहीं कर पाया। और देखिए, एक तरीके से आप इंटरनली आप कहें तो मुझे लगता है कि ये आरोप भी चीन पे लगता है कि कोविड भी फैलाया चीन से, इस बात की भी जांच हो रही है। तो कहीं श्रीलंका को बर्बाद करने के लिए, या श्रीलंका की इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए, या श्रीलंका को अपना उपनिवेश बनाने के लिए चाइना ने ये चाल तो नहीं चली थी। क्योंकि श्रीलंका को भी ये, चाइना को भी ये बात पता थी कि श्रीलंका की पूरी इकोनॉमी जो है वो पर्यटन पे डिपेंड करती है, और कोविड से सबसे ज्यादा अगर कोई इंडस्ट्री प्रभावित होने जा रहा है तो वो पर्यटन की इंडस्ट्री है, और इसका सीधा जो असर है वो श्रीलंका पे पड़ेगा। और इससे पहले वो एक हेवी कर्ज देता है, उसके बाद जो रीपे करने की जो पॉलिसी थी, रीपे जिस बैंक से या जिस बिजनेस से रीपे किया जाता, उस बिजनेस को बंद करवा दिया जाता है कोविड के कारण। और उसके बाद जो है रीपे नहीं करने की स्थिति में वो जो है वहां पर जाकर के कब्जा कर लेता है। जो मॉर्गेज की हुई जो संपत्ति थी, वो बोलते हैं भैया अगर तुम पैसा नहीं दे सकते हो तो ये चीज हमारे नाम करो। और ये चूंकि लोन की शर्त थी तो वो उनको वापस करना पड़ा। तो श्रीलंका को मुझे लगता है, जैसा कि जो आरोप अमेरिका लगा रहा है चाइना पे कि कोविड जो है वो चाइना के द्वारा फैलाया गया है, ये बात, उस बात को इससे भी बल मिलता है। अगर आप कनेक्ट करें लावनी इसको, तो आपको लगेगा कि निश्चित तौर पे पूरे देश में, पूरी दुनिया में जो कोविड फैला है और चीन पे जो आरोप लगा है, इससे सबसे ज्यादा जो आर्थिक लाभ अगर किसी को हो रहा है तो वो चाइना को होता दिख रहा है। पूरी दुनिया जो है नुकसान में है, लेकिन चाइना फायदे में है। तो ये जो आरोप है वो आरोप बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि लॉजिकल लग रहा है। और अमेरिका जो बात कह रहा है कि चीन ने कोविड फैलाया, तो केवल अभी सामने आपको श्रीलंका दिख रहा है, लेकिन बहुत सारी ऐसी छोटी कंट्री भी है जो कोविड के कारण जो है, जिसकी इकोनॉमी केवल पर्यटन पे थी, वो कोविड के कारण बर्बाद हो गई। और उस देश को भी लोन देने का काम जो है चाइना ने किया। यानी चाइना ने एक तरह से अपनी विस्तारवादी नीति में सबको ट्रैप कर लिया। आपने जैसे कहा कि उपनिवेश बनाने की एक तैयारी, लेकिन हम चाइना का जिक्र तो कर रहे हैं, कुछ गलतियां खुद से भी होती हैं। एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया, उस वक्त तो लोगों ने बढ़ चढ़कर इसका कहा भी था कि बहुत बढ़िया फैसला लिया गया, इसकी तारीफ भी हुई, लेकिन बाद में लगता है वही इनके लिए ताबूत की आखिरी कील कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने टैक्स को कम किया। वैट अगर 15% से घटाकर 8% कर दिया गया, जिसकी वजह से 60,000 करोड़ का नुकसान सरकारी खजाने को हुआ। क्या ये एक रीजन भी माना गया? इसके अलावा जी, इसके अलावा एक और प्रश्न मैं जोड़ देती हूँ साथ के साथ। इसके अलावा कहा गया कि कुछ और फैसले ऐसे थे जो कहीं ना कहीं से इनके लिए बहुत डिस्टर्बिंग एलिमेंट रहे। अब पूरी तरह से खेती को ऑर्गेनिक कर देना, लेकिन सीमांत जो किसान थे, जो बहुत छोटे किसान थे, उनको खेती से जुड़े हुए लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराने के लिए चाइना का इनको फिर से इंटरवीन करा देना, क्या ये सारे पहलू कारण बन सकते हैं श्रीलंका की बर्बादी? बिल्कुल, देखिए कोई एक दिन में स्थिति श्रीलंका की खराब नहीं हुई है। श्रीलंका की स्थिति धीरे धीरे करके, जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी, इकोनॉमिक पॉलिसी उतनी अच्छी नहीं थी जिसका असर जो है वहाँ की जनता पे पड़ रहा था, और महंगाई बढ़ रही थी वहाँ पे। हालांकि देखिए, महंगाई जो अभी 12% बढ़ रही है जो खुदरा में, तो खुदरा में महंगाई दर 12% भारत की भी रही है और अभी भी 12 के आसपास है, लेकिन भारत को कोई असर नहीं पड़ रहा है। महंगाई हम लोग झेल रहे, क्योंकि हमारी दूसरा जो हमारा सेक्टर है वो काफ़ी मजबूत है और उसको संभाले हुए है। लेकिन जो GDP का 80% जो है लोन ले लेना, ये एक बहुत गलत डिसीजन था श्रीलंका का, जिसके कारण जो है जनता में विद्रोह था, महंगाई बढ़ रही थी, बाकी चीज़ों की भी महंगाई बढ़ रही थी। तो जनता को राहत देने के लिए एक पॉलिटिकल डिसीजन था ये कि हमने टैक्सेस को कम कर दिया।
फौरी राहत देने के लिए, तात्कालिक राहत के लिए जो है टैक्सेस कम कर दिया, वैट कम कर दिया कि थोड़ा आक्रोश जो है कम हो। क्योंकि देखिए वहां पे जो अभी शासन जो राजपक्षे का है वो पूरी तरीके से एक परिवार का शासन, एक परिवार का की सरकार वहां पे चल रही है। और भारत जिस तरह से पाकिस्तान में भारत को गाली देकर के वहां पे चुनाव जीती जाती है, श्रीलंका में भी वही चीज हुआ। और अभी जो सरकार वहां पे है वो भारत विरोधी सरकार है। वहां पे भारत को गाली देकर के वहां पे चुनाव जीते। वहां पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दोनों सगे भाई हैं। जो कैबिनेट है, कैबिनेट में उसी परिवार के 4 मंत्री हैं, पूरी फैमिली है वहां पे। तो जनता में जो विद्रोह हो रहा था, जनता में जो आक्रोश बढ़ रहा था, उसको कम करने के लिए इन्होंने टैक्सेस में जनता को राहत दिया और वैट कम कराया। तो ये तो कहूंगा मैं कि ये कोई बहुत बड़ा रीजन मैं नहीं मानूंगा। एक नाव जब डूबने लगता है तो छोटा से छोटा छेद भी हो जाए ना, तो कहे कि नहीं भाई इसके कारण भी डूबा, तो मैं चाहता हूं वो बहुत छोटा छेद है जिससे कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं। क्योंकि बड़े बड़े जब जहां पर विस्फोट करके छेद कर दिए गए हों, वहां पर इस पैसे का कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है जो इकोनॉमिक स्थिति वहां पर खराब हुई है। दूसरी जो बात आपने कही कि जो पॉलिसी थी जो ऑर्गेनिक खेती वाला, देखिए ऑर्गेनिक खेती करने के पीछे जो है पॉलिसी अच्छी थी। इनका था कि केमिकल यूज जो है वो उसको पूरी तरीके से हम बैन करेंगे और ऑर्गेनिक खेती का हब जो है वो श्रीलंका को बनाएंगे। क्योंकि पूरी दुनिया में ऑर्गेनिक फूड का जो है एक चलन शुरू हुआ था और अभी भी है, तो उसको एक्सपोर्ट करने की इनकी प्लानिंग थी। और उस पॉलिसी को इन्होंने स्टार्ट तो किया, सोच अच्छी थी, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। उसमें चाइना का भी इंटरवेंशन, अगर आप अंदर जाके देखेंगे तो पॉलिसी में जो पॉलिसी मेकर थे चाइना के लोग थे, चाइना के सजेशन पे था। जो यूजेस की सामान उसमें यूज किया जा रहा था वो चाइना का था। तो ये तो पूरी तरीके से चाइना अपने ट्रैप में इनको फंसा चुका था। पॉलिसी ये अच्छी थी लेकिन इसको सफल नहीं होने दिया गया। अगर ये पॉलिसी सफल हो जाती तो मुझे लगता है कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर या इनकी जो आमदनी है, जो खासतौर पे अभी जो क्राइसिस श्रीलंका में है, वो सबसे बड़ी क्राइसिस क्या है कि इनका फॉरेन एक्सचेंज जो है इनका खत्म। इनके पास जो है डॉलर अभी आपके पास नहीं। आपको $7.5 बिलियन जो है पर मंथ आपको चुकाना है लोन की किस्त के रूप में और इंटरेस्ट के रूप में। और आपके पास जो खजाना में है वो केवल $1.5 बिलियन आपके पास पड़ा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं जो कि स्थिति कितनी खराब है। लेकिन इसी स्थिति को तो देखिए बीच में फिर मैंने कहा ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। इनको किसी ने कहा कि आप मुद्रा छाप दीजिए, बैलेंस हो जाएगा। और ये खबर भी आई और इस पर बड़े जोक्स भी बने थे कि देखिए तब तो फिर जहां कर भी अर्थव्यवस्था अगर गड़बड़ होती है, नोट छापते हैं और काम चलाते हैं। और इन्होंने वही किया। इसका खामियाजा भुगतना पड़ा कि डॉलर के मुकाबले श्रीलंका रुपए एकदम डाउन हो गया। ये एक जो बड़ा ही डिजास्टर जो स्टेप था, ये आखिर एक गवर्नमेंट इस चीज को सोचती कैसी, क्योंकि उसके लिए भी कई क्राइटेरिया होते हैं। देखिए लावनी, मुझे लगता है कि ये बचकानी हरकत है। मुझे लगता है कि वहाँ के लोगों को समझाने के लिए इससे मुद्रास्फीति का वही तो सबसे बड़ा रीज़न है। जो इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन क्या है? जो आपके रुपये की वैल्यू, आपकी करेंसी की वैल्यू जो है वो इंटरनेशनल जो करेंसी है उसके मुकाबले में जब कम हो जाता है तो आपको डिवैल्यूएशन हो जाता है आपके रुपये का। और उस डिवैल्यूएशन को आप नोट छाप करके पूरा नहीं कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप नोट छापेंगे डिवैल्यूएशन जो है उतना ज़्यादा होगा आपको। तो मुझे लगता है कि जनता को दिखाने के लिए जो हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा जब यूएसएसआर में इस तरीके की क्राइसिस हुई थी तो वहां पर भी यही था। श्रीलंका का ये कहना है कि हमारे पास पैसे हैं, वो क्या सरकार क्या, हमारे पास पैसे हैं लेकिन हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है। भाई फॉरेन एक्सचेंज कैसे आपके छापने से थोड़ी होगा, वो तो व्यापार से करना होगा। फॉरेन एक्सचेंज किस चीज से होता है? इंपोर्ट से होता है। तो आपका जो इंपोर्ट है चाइना के साथ, जो आपको क्राइसिस में फंसा, वो इंपोर्ट आपका 80-20 का है, यानी 80% जो है आप लेते हैं, 20% ही बेचते हैं। तो आपके खजाने में जो पैसा आता है डॉलर, वो केवल 20 रुपये आता है, 80 रुपया जो है आपको वहां पर देना पड़ता है। तो बाकी भी जो चीजें हैं जो आप इंटरेस्ट में आप ले रहे हैं, दूसरी जगह से ले रहे हैं, दूसरे देशों से ले रहे हैं, तो उसमें आपका जो है पूरी तरीके से इकोनॉमी जो है वो चाइना पे डिपेंड हो गई है। और चाइना आपको अपने ट्रैप में ले लिया है। और इस ट्रैप से बचने का एकमात्र अगर कोई तरीका है अभी, हालांकि देखिए अभी जब क्राइसिस चल रही है, भारत जब अपना हाथ आगे बढ़ा रहा है, श्रीलंका को मदद कर रहा है, बेल आउट पैकेज देने की बात कर रही है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जिसकी घोर कमी है। देखिए एक चीज चेन में आप समझने की कोशिश कीजिए लावनी, की चेन में सारी चीजें होती है, क्योंकि ये ग्लोबल विलेज है, इकोनॉमी भी पूरा ग्लोबल है। चाइना में, ये श्रीलंका में जब भी कह रहे कि बिजली जो है केवल 5 घंटे के लिए, आने वाले दिनों में पूरा ब्लैकआउट होगा, 1 घंटे के लिए भी बिजली नहीं मिलेगी। क्योंकि बिजली के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो रीजन है आपका पेट्रोलियम। पेट्रोल खरीदने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास अपना जो उत्पादन है वो उतना नहीं होता है कि आप जो है पूरे श्रीलंका को आप बिजली दे सके। फिर इमरजेंसी सर्विसेज जो होती हैं उनको चालू रखने के लिए जो चीज चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, उतना भी इंफ्रास्ट्रक्चर अभी आपके पास नहीं, उतना भी फॉरेन एक्सचेंज आपके पास नहीं है।
रावण की लंका को श्री राम का भारत बचाएगा। बिल्कुल। और ये परिस्थिति अब हम क्योंकि उसी पॉइंट पर आ जाते हैं, क्योंकि चाइना अगर देखें तो वाकई रावण असल चाइना बन चुका है श्रीलंका के लिए, जिसने पूरी तरह से डुबो दिया। और अब भारत जो मदद दे रहा है, अब सबसे बड़ी ताजुब की बात यह है कि भारत मदद का हाथ बढ़ा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से टोकन ऑफ थैंक्स उस स्थिति पे नहीं आ पा रहा है, उस मजबूती के साथ नहीं आ पा रहा है। जबकि वहां पर जो विपक्षी दल हैं या फिर वहां कर बहुत फेमस रणतुंगा जो क्रिकेटर रहे, उनका आपने स्टेटमेंट शायद आज सुना हो कि उन्होंने बोला कि स्पेशली नतमस्तक होकर भारत को प्रणाम करिए, क्योंकि वो देख रहे हैं सिर्फ पैसे देने से काम नहीं चलेगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी जरूरत इस वक्त श्रीलंका के लोगों को है, और इसीलिए प्रभु श्री राम बन गया है भारत श्रीलंका के लिए। बिल्कुल, प्रभु श्री राम बन गया है भारत। और भारत इसीलिए जाना जाता है विश्व में। अगर भारत की कहीं इज्जत होती है तो केवल इसलिए नहीं होती है कि भारत की जो संस्कृति है, और भारत का केवल भारतीयों के प्रति नहीं, भारत के दूसरे देशों के प्रति जो रवैया रहा है। इस क्राइसिस के समय में भारत चाहता तो महंगे इंटरेस्ट, जिस तरीके से चाइना ने दिया है लोन, उस तरीके से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन दे सकता था भारत। बेल आउट पैकेज जो भारत देने की पेशकश किया, बेल आउट पैकेज जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो इमरजेंसी यूज के लिए भारत ने दिया है, वो चीज़ आगे भी बढ़ाएगा। उसके बाद जो है फॉरेन एक्सचेंज स्वैप किया है भारत ने, कहीं इमरजेंसी में जो उसको फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत थी, भारत ने वहाँ पे उसकी मदद की है श्रीलंका की, और बिना किसी कंडीशन के मदद कर रहा है भारत। फ्यूचर में क्या होगा, इसका रिटर्न श्रीलंका किस तरीके से देगा, ये भारत को इसकी चिंता नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि भारत श्री राम की भूमिका में है, और श्री राम की भूमिका में आकर के बिल्कुल, हाँ बिल्कुल विरोधी है, बिल्कुल विरोधी है। रावण भी विरोधी था, रावण भी विरोधी था, लेकिन श्री राम तो श्री राम है ना लावनी। एक चीज जो मैं कह रहा हूं कि मैंने जो कहा कि श्री राम बनेंगे और रावण की लंका को श्री राम ही मदद करेंगे, वो मैं कह रहा हूं कि 10% जो जीडीपी जो है, जो जीडीपी जो आमदनी 10% जो पर्यटन से होता है, उस पर्यटन को, इंडस्ट्री को, क्योंकि देखिए मदद दे करके आप किसी को तात्कालिक राहत पहुंचा सकते हैं, लेकिन अगर उस देश को खड़ा करना है आपको, तो वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर आपको खड़ा करना है, तो आपको पॉलिसी वाइज जो है उनको मदद करनी है। जो योजनाएं उन्होंने बनाई है, उन योजनाओं को आपको मजबूती के साथ सपोर्ट करना होगा, तभी जो है वो देश फिर से उठ करके खड़ा होगा। तो पर्यटन के क्षेत्र को अगर कोई देश मदद कर सकता है आज, तो वो भारत कर सकता है। क्योंकि आप देखिए श्री राम कॉरिडोर, जो रामायण कॉरिडोर जो बनाया गया है, जो अयोध्या से लेकर के श्रीलंका तक के जो जहां जहां चरण परे रघुवर के जो किताब भी आई है, वो जो चीज़ है वो श्रीलंका तक जाती है। और भारत के बहुत सारे लोग हैं जो श्रीलंका जाते हैं पर्यटन करने के लिए, क्योंकि श्री राम से जुड़ा हुआ है श्रीलंका। रावण का वध वहां पर, क्या बहुत सारे ऐसे पर्यटन स्थल हैं वहां पे जो रामायण से जुड़े हुए हैं, श्री राम से जुड़े हुए हैं। तो उस क्षेत्र का उस क्षेत्र में भी श्रीलंका ने काफी इन्वेस्टमेंट किया है, और उस पर्यटन क्षेत्र को कोविड के काल में जो बंद था, कोविड काल अब चूंकि समाप्त हो चुका है, उसको रफ्तार भारत देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इन सबके बीच एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एक तरफ जो श्रीलंका के हालात हैं उससे निकालने के लिए भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, लेकिन भारत के लिए अभी जो परिस्थितियां, अगर भारत श्रीलंका में इंटरवीन कर रहा है, उनको मदद कर रहा है, तो आप देखिए कि चाइना के लिए एक मैसेज जा रहा है। और सामरिक दृष्टि से अगर हम देखें, हम्बनटोटा को लेकर जब चाइना का इंटरफेरेंस आया था, खासतौर से जो पोर्ट एरियाज हैं वहां पर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आई थी, उस वक्त ये कहा गया था कि सामरिक दृष्टि से देखें तो ये भारत के लिए एक चुनौती बनेगा। क्या इन परिस्थितियों के बाद भारत जब बुरे हालातों में श्रीलंका की मदद कर रहा है, तो आने वाले वक्त में सामरिक दृष्टि से अगर भारत को जरूरत पड़ती है, तो क्या श्रीलंका उस हाल में रहेगा, भारत की मदद करेगा? वाइसी वर्सा बिल्कुल, देखिए बिल्कुल करना तो चाहिए, लेकिन भविष्य में क्या होगा ये श्रीलंका ही बता पाएगा। और लेकिन इस बात को, जो बात आपने कही है, इस बात को चाइना भी समझता है। इसलिए जब भारत ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया श्रीलंका की तरफ, तो जो चाइना पहले शोषण कर रहा था, जिसके ट्रैप में फंसा करके पूरे जो क्राइसिस के पीछे जो देश रीजन है, वो भी मदद करने के लिए आया है। और उसने भी जो है एक्सचेंज किया है, स्वैप किया है, करेंसी स्वैप किया है, और बेल आउट पैकेज देने के लिए चाइना से भी बातचीत चल रही है। चाइना भी देगा, लेकिन भारत और चाइना की मदद से जो है श्रीलंका अकेले खड़ा नहीं हो सकता। अभी जरूरत है वर्ल्ड बैंक सामने आए, IMF सामने आए। लेकिन वर्ल्ड बैंक क्या है, अब देखिए कोई भी देश हो या व्यक्ति हो, अगर उसका क्रेडिट स्कोर खराब हो जाता है तो उसको कोई लोन देने के लिए तैयार नहीं होता। और खासतौर पे वर्ल्ड बैंक जो है
वर्ल्ड बैंक बहुत लंबे समय के लिए लोन देता है किसी भी देश को। आप लोन लीजिए 50 साल के लिए, 100 साल में उसको रीपे करते रहिए और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आप बड़ा कीजिए, और वर्ल्ड बैंक की भूमिका इसमें बहुत अच्छी होती है इसमें। लेकिन क्या है, ये जो पूरा क्राइसिस आया है जो आपके क्रेडिट स्कोर को बिल्कुल डाउन कर दिया है, उस स्तर पे डाउन हो गया है जो वर्ल्ड बैंक आपको लोन नहीं देगा, क्योंकि वर्ल्ड बैंक की जो शर्तें हैं वो श्रीलंका अभी पूरी नहीं कर पा रहा है। इसके लिए उसको IMF के पास जाना पड़ रहा है। IMF जो है क्या है, आपको शॉर्ट टर्म लोन देती है, लेकिन उसका इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। उसकी शर्तें भी जो है, उसकी शर्तें भी बहुत सारी ऐसी है जो उस देश के हित में नहीं होता। लेकिन श्रीलंका को अभी IMF के पास भी जाना होगा, और IMF के पास मुझे लगता है कि शायद आजकल में वो IMF के पास भी जाएगा। पाकिस्तान जैसी हो रही है, पाकिस्तान से बदतर। अभी तो श्रीलंका की हालत पाकिस्तान से भी बदतर है। कम से कम पाकिस्तान जो है अभी इकोनॉमिकल जो इमरजेंसी लगाने की स्थिति में तो नहीं आया है ना, ट्रैप में आज ना कल पाकिस्तान भी फंसेगा, और पाकिस्तान की हालत जो है वो भी श्रीलंका की जैसे भी, क्योंकि वो भी चाइना वहाँ भी जाल बिछा चुका है। इसलिए पाकिस्तान आज भले श्रीलंका से बेहतर स्थिति में है, लेकिन आने वाले दिनों आप देखेंगे कि वह श्रीलंका के जैसी ही स्थिति पाकिस्तान की भी होगी। तो ये जो अभी फिर से अगर श्रीलंका को खड़ा होना है, और कोई भी देश बैंक करप्ट जो है, श्रीलंका भी मान लीजिए बैंक करप्ट हो गया है, तो बैंक करप्ट केवल श्रीलंका नहीं हुआ, इससे पहले दो जो चैनल है, आपको मैं बताऊं, दो जो देश, मैक्सिको जो है वो 2 बार बैंक करप्ट हो चुका है। उसके अफ्रीकन बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो बैंक करप्सी को झेल चुका है, और बाद में फिर से निकारागुआ भी वैसी एक देश है जो कि बैंक करप्सी को झेल चुका है, और उसके बाद वो उठ करके खड़ा हुआ। लेकिन उठ के खड़ा होने में वर्ल्ड के दूसरे देश जो बड़े इकोनॉमी है अपने वर्ल्ड के ये में, उनको सामने आना पड़ेगा, उनको मदद करनी होगी, तभी श्रीलंका जो है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो बार बार हम लोग कह रहे हैं कि वर्ल्ड के दूसरे देशों को आना पड़ेगा, उनको इन्वेस्टमेंट करना होगा वहां पर, उनको वो सुविधाएं कहते हैं ना कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो भारत में है, क्या श्रीलंका के आज की परिस्थिति को देखते हुए आने वाले 50 सालों तक वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का माहौल हो पाएगा? हम कह तो रहे हैं कि दूसरे देश आए, यहाँ तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सिर्फ चाइना के लिए नजर आ रहा है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया। देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो श्रीलंका अभी दे रहा है। श्रीलंका को तो आप अगर खुद व्यक्तिगत रूप से आप अगर जाएंगे कोई बिजनेस करने के लिए, श्रीलंका अपने सारे विंडो ओपन करके रखा है कि आप हमारे यहाँ आइए। अभी तो उनको फॉरेन एक्सचेंज की उसे जरूरत है, किसी भी शर्त में वो अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपके लिए खोलने के लिए तैयार है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना हुआ है उनके पास, दुकान बना हुआ है, लेकिन दुकान किराए पे नहीं लग रहा है। आप ये समझिए कि हमने बहुत बड़े, यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सिर्फ पैसे या इन्वेस्टमेंट से मतलब नहीं था, माहौल अगर आप देखें वही बात तो वहां पर भी हमने देखा कि बीते दिनों जो इस्लामिक आतंकवाद की परिस्थितियां वहां पर भी बनी, वहां पर भी छोटे छोटे गुट हैं जो बाहर से आने वालों को निशाना बना रहे थे, भारतीय पर्यटकों को भी निशाना बनाया गया था। तो ये परिस्थितियां भी तो कहीं ना कहीं से श्रीलंका को संभालनी होगी। बिल्कुल, देखिए क्राइसिस जो शुरू हुआ उसमें इन सब का भी हाथ है। अगर वहाँ पर जो अभी जो फॉरेन एक्सचेंज है, आपने इंपोर्ट से आपको फॉरेन एक्सचेंज आता है, दूसरा जो बड़ा जरिया है आपको फॉरेन एक्सचेंज आने का वो इन्वेस्टमेंट है। तो आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट जो बिल्कुल 7-8 साल में आपके यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ ही नहीं है। तो 7-8 साल में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर आपके पास होता तो कम से कम आपके पास उतना फॉरेन एक्सचेंज तो होता कि आप लोन जो इंटरेस्ट जा रहा है वो इंटरेस्ट आप चुका पाते। तो इंटरेस्ट चुकाने लायक भी आपके पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं था, क्योंकि आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं आया। इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं आया क्योंकि आपकी क्रेडिट स्कोर जो है, आपका क्रेडिट रेटिंग खराब हो चुका था। और क्रेडिट रेटिंग इसलिए खराब हुआ था क्योंकि चाइना ने आपको ट्रैप कर लिया था, और आपकी जो आंतरिक स्थिति थी वहाँ पे, वो आंतरिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि कोई भी फॉरेन की कंपनी, बड़ी कंपनी वहां आकर के अपना बिजनेस करे और उसको वो माहौल मिले कि हम यहां पर अच्छे से बिजनेस करें और फायदा कमाएं। तो वो चीजें वहां पर नहीं है। चाइना, जो भारत और चाइना के बाद, पाकिस्तान के बाद एशिया में श्रीलंका एक बड़ा मार्केट है लामी। आज से 8-10 साल पहले तक श्रीलंका के जो रुपया है वो भारत से ज्यादा वैल्यू थी उसकी, डॉलर के मुकाबले उसकी जो वैल्यू थी वो ज्यादा थी इंडिया के मुकाबले। लेकिन वो पॉलिटिकल जो वहाँ पर क्राइसिस है, पॉलिटिकल सरकार स्थिर नहीं है, अंदरूनी गुट जो है वह वहाँ पर काफ़ी हावी है। तो पिछले 7-8 सालों में श्रीलंका में जो आंतरिक कलह और चीन ने जो जाल बिछाया था, उस जाल में फंस करके श्रीलंका पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। और आज जो है एक बताएं, अगर श्रीलंका को अगर पूरा यही राजपक्षे परिवार जो है, जब पिछली भी बार था तो श्रीलंका के रुपये की वैल्यू जो थी वो भारत के रुपये से ज़्यादा थी।
तो उसको आखिर क्या हुआ ऐसा 7 साल 8 साल में जो श्रीलंका को इस स्थिति में आना पड़ा। इससे ये तो भारत के लिए भी सीख है, पाकिस्तान के लिए भी सीख है, जो दूसरे जो सार्क कंट्री हैं उसके लिए एक सबक है कि वो श्रीलंका से सीखे। भारत के लिए आपने कहा भारत के लिए सीखे, तो भारतवासी समझ रहे हैं और इसीलिए देखिए भारत को परिवारवाद से बाहर निकाल दिया गया है अगर देखें। लेकिन श्रीलंका के लिए एक आखिरी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल कि राजपक्षे परिवार को इस पूरी परिस्थिति के लिए जिम्मेदार माना जाता है, तो क्या ये मान लिया जाए कि राजपक्षे के लिए आने वाला जो समय है वो एक पॉलिटिकल क्राइसिस का समय होने वाला है? पॉलिटिकल क्राइसिस तो झेल ही रहा है राजपक्षे परिवार। अभी आगे क्या उनका भविष्य कुछ दिखाई देता राजपक्षे परिवार का पूरा कैबिनेट, पूरी सरकार जो है इस्तीफा दे चुका है और वो कैबिनेट को जो राजपक्षे है उन्होंने विपक्ष को कहा था कि क्या वो भविष्य में दोबारा नहीं, अब मुझे नहीं लगता है कि जनता ये पूरा जो विद्रोह है ना वो राजपक्षे के खिलाफ है। देखिए जनता जो है, आम जनता ये नहीं समझती है कि चाइना का दोष है कि श्रीलंका का दोष, वो तो समझ जो सरकार है, जो अथॉरिटी है, जो वहां पर डिसीजन ले रही है वो उसको दोषी मानेगी ना। चाइना वहां पर आकर के चुनाव तो नहीं लड़ेगा ना, तो चुनाव जो पार्टी लड़ेगी उसी का विरोध करेगी जनता वहां पे। तो राजपक्षे परिवार के खिलाफ पूरी जनता, पूरी श्रीलंका हो गई है खड़ी। आप ये जो पूरा कर्फ्यू के बावजूद लोग सड़कों पे आ रहे हैं। पाकिस्तान इज कंट्रोल्ड बाय द आर्मी एंड श्रीलंका इज कंट्रोल्ड बाय द चाइना। अगर पॉलिटिकल पार्टी आज राजपक्षे है तो कल अगर दूसरा कोई चेहरा आता है, कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आती है, तो क्या ऐसा है कि उसमें चाइना का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा? नहीं, चाइना का इंटरफेरेंस तो अब 99 साल के लिए आपने वो बंदरगाह दे दिया है तो 99 साल तक तो चाइना आपके सीने पे मूंग दलेगा और उस पोर्ट से जितना भी इनकम होगा चाइना उससे अपना जो है ऋण का जो आपने लोन दिया है वो रीपे करेगा उसका। लेकिन क्या चाइना केवल उसके लिए आया है? चाइना केवल उसके लिए नहीं आई कि पैसा कमाए और बंदर। वहां देखिए सामरिक महत्व की आप बात कर रहे थे ना, श्रीलंका का महत्व केवल इसलिए नहीं है कि श्रीलंका में पोर्ट है, खनिज पदार्थ है और वहां पर काफ़ी अकूत संपदा है, खनिज संपदा है चाइना में। चाइना का महत्व इसलिए भी है क्योंकि साउथ एशिया में अगर भारत को कंट्रोल करना है, साउथ पैसिफिक में अगर आपको कंट्रोल करना है तो श्रीलंका एक बहुत ही बड़ी स्ट्रैटेजिकली महत्वपूर्ण ठिकाना है। तो चाइना अगर श्रीलंका में अपना प्रभाव बढ़ाता है तो भारत के लिए भी जो है वो खतरा है। और इसीलिए अगर भारत श्रीलंका पे कब्जा करता है या भारत कभी कब्जा करने वाली पॉलिसी तो भारत की रही नहीं है फॉरेन वाली, अगर भारत से अच्छे संबंध श्रीलंका के रहे और श्रीलंका वहां पर चाइना को नहीं आने देगा तो श्रीलंका जो है चाइना जो वो भारत को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसलिए उस क्षेत्र की जो राजनीति है उस राजनीति को कंट्रोल करने के लिए श्रीलंका का स्थान महत्वपूर्ण है और इसीलिए श्रीलंका को भारत भी मदद कर रहा है और चाइना भी मदद कर रहा है। पहले चाइना को लग रहा था कि हम केवल लूट के चले जाएंगे, भारत नहीं आए इसमें, क्योंकि भारत का श्रीलंका के पक्ष में खड़ा होना चाइना को कहीं से भी अच्छा नहीं लग रहा है कि भारत क्यों आ गया, भारत अपना घाटा भाई अपना पैसा क्यों दे रहा है, क्यों लंबे समय के लिए लोन दे रहा है। भारत ने जब अभी उनको स्वैप किया है जो उसमें क्या है 25% ही आप रीपे कीजिए, अभी 75% जो है लंबे टर्म के लिए है। तो 75, तो ये सब चीजें जो भारत ने किया है श्रीलंका के साथ, मुझे लगता है कि इन सब से काफी असर पड़ेगा और इसका असर ये मैसेज जनता में भी, देखिए राजपक्षे परिवार आज है, कल उसकी जगह कोई दूसरा परिवार होगा सत्ता में, कोई तीसरा होगा, लेकिन जनता के बीच में जो भारत की एक छवि LTTE के बाद शांति सेना जब भारत ने भेजा था उसके बाद से भारत की छवि श्रीलंका के लोगों के बीच में खराब हुई थी। ये बात सब उसके बाद से उसका पॉलिटिकल नुकसान भी उठाना पड़ा। राजीव गांधी की हत्या हो गई, LTTE वाले ने कर दिया और उसके बाद श्रीलंका में भारत की इमेज जो है वो बहुत ही विलन के रूप में थी। लेकिन अब भारत जिस तरीके से मदद कर रहा है और आ रहा है तो जो श्रीलंकाई नागरिक है उसमें भारत की छवि बनेगी, मोदी की छवि बन रही है वहां पे और इसका फायदा आने वाले दिनों में भारत श्रीलंका जो संबंध है उस पर पड़ेगा और इसका फायदा भारत को होगा। तो भारत अब सीधे सीधे अगर देखें तो चाइना की रणनीति को समझते हुए आगे अपनी डबल रणनीति के साथ उतर चुका है और इसीलिए श्रीलंका के आज की परिस्थिति में अगर भारत उनके लिए प्रभु श्री राम बन रहा है तो निश्चित रूप से श्रीलंका के लोग ये चीज देख रहे हैं और ऐसे में चाइना की पेशानी पर बल आ रहा है। श्रीलंका के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन इस बदहाल हालत में अगर प्रभु श्री राम रावण की लंका को बचाने के लिए आए हैं तो निश्चित रूप से लंका को फायदा तो होगा, लेकिन ये फायदा खास तौर से भारत के नजरिए से, जैसा कि मुकेश जी ने अभी समझाया कि सामरिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो भारत के लिहाज से भी ये कदम बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि चाइना की विस्तारवादी नीति पर प्रहार करने के लिए भारत को एक ऐसा हथियार तैयार करना था जो उसे पूरी तरह से पीछे ढकेल सके। भारत ने अपना हथियार तैयार कर लिया है। थैंक यू सो मच मुकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत विस्तार से इस पूरे मसले को समझाने के लिए। उम्मीद करते हैं कि जो दर्शक हमारे सुदर्शन के साथ आज जुड़े उन्होंने श्रीलंका के इस पूरे प्रकरण को, इस पूरे मसले को बहुत अच्छे से समझा होगा और अब आकलन करने की जरूरत है उन लोगों को भी जो भारत विरोधी बातें करते हैं, लेकिन भारत
का जो सार्थक पहलू है उसे नजरअंदाज करके अपने आप को ही सवालों के घेरे में खड़ा करते हैं, उन्हें भी आज रात में इस पहलू पर जरा सोचना जरूर चाहिए। चलिए इसी के साथ अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।